हाय स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो मैं हूं आपकी मैम मुदीशा मैम और चलिए आज चालू करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज द पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर द एमजीकेवीपी एमकॉम एंट्रेंस ऑफ 2022 का ये पेपर है। ठीक है, तो आज उसी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया था 2021 का, तो उसमें हमने क्या देखे थे कि 50 क्वेश्चंस थे। ठीक है, बट इस बार थोड़े से चेंजेस आए हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो ऑल द मिक्सचर्स ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर बीकॉम ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये उसी का मिक्सचर है। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग के पास पेन पेपर कॉपी कुछ भी है तो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए, वरना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा अपने आंसर्स को। तो चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे मेरे साथ इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि इन लॉन्ग रन अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म अर्न्स। ठीक है, जब लॉन्ग रन की बात हो रही है तो एक परफेक्ट कंपटीशन वाला जो फर्म है वो किस तरीके से वो अर्न, मतलब क्या वो अर्न करता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सरप्लस नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं वो भी लॉन्ग रन में, तो उनका सिर्फ एक ही हमने देखा है, आज तक एक ही पढ़ा है कि या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपके बीकॉम लेवल का क्वेश्चन है, आपने ऐसा बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इसका आपको साइड में एक ऐसा ग्राफ भी बना के दिया गया है और बताया गया है कि ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, ये जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, यही जो रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इफ अ सिंगल फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन देन इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो अगर एक सिंगल फर्म है जिसका पूरे मार्केट में कंट्रोल बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, ठीक है, तो ऐसे फर्म का हम क्या नाम देते हैं। तो ऐसे फर्म का ऑप्शन दिया गया है मोनोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर डुओपोली। ठीक है, तो ऐसे फर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोपोली फर्म कहते हैं। ठीक है, जिसका पूरा राज चलता है, कंट्रोल चलता है पूरा प्रोडक्शन के वक्त। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि बाय व्हाट नेम इज केन्स थियरी ऑफ इंटरेस्ट नोन। ठीक है, तो केन्स की जो थियरी थी, केन्स थियरी ऑफ इंटरेस्ट, वो किस नाम से जानी जाती थी, हमें वो बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है हैंसन हिक्स इंटरेस्ट थियरी। तो हैंसन हिक्स दिया यानी कि ये हिक्स की थियरी है, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगी। ठीक है, न्यूली स्टैब्लिश थियरी ऑफ इंटरेस्ट या फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उनके थियरी का क्या नाम था, जो उनका थियरी ऑफ इंटरेस्ट था उसका नाम था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन डज द अप्रेंटिसशिप अराइज। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, ये एक टाइप का आपका कह लो कि ट्रेनिंग सा होता है। ठीक है, तो ये जो है अप्रेंटिसशिप ये कब अराइज होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप कैसा हो सकता है, शॉर्ट टर्म का या फिर वेरी शॉर्ट टर्म का या फिर लॉन्ग टर्म का या फिर वेरी लॉन्ग टर्म का। तो बेसिकली बच्चों अप्रेंटिसशिप कितने दिनों का या फिर कह लो या फिर कितने समय का होता है, तो वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि वो ऐसे स्किल्स होते हैं जो आप देख के या फिर सुन के या फिर मतलब ऑब्जर्व करके भी आप उसको एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी आपके घर में कुछ खराब हो जाता है तो पापा उसको ठीक कर देते हैं ना, तो आप भी देखकर सीख जाते हो कि उन्होंने कैसे ठीक किया। तो इसी को आप कह रहे हो एक तरीके का अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, तो यानी कि ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है, उतने में हम अपनी स्किल्स को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रॉफिट इज, तो प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अ फिक्स्ड इनकम है या फिर बैलेंस है, बैलेंस्ड इनकम कह लो, या फिर अनसर्टेन रेसिडुअल है या फिर नन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि वो एक फिक्स्ड इनकम है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम उसको फिक्स्ड इनकम इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, यूनिफॉर्म नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, अनसर्टेन रेसिडुअल।
ठीक है। रेसिडुअल यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा होता है। अब प्रॉफिट बचा हुआ हिस्सा कैसे है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, पहले उसके डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट टैक्स जो भी लगता है वो सब देने के बाद हमारा जो अमाउंट बचता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि प्रोपाउंडेड दी अनसर्टेनिटी कैरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। किसने ये अनसर्टेनिटी कैरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट प्रोपाउंड किया था, ठीक है। तो उनका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सारे नाम आप देख लो, मार्शल, स्कम्प्टर या फिर क्लार्क या फिर नाइट, ठीक है। तो किसने दिया था, ये नाइट ने दिया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क प्रॉफिट अराइजेज, किस वजह से हमारा प्रॉफिट अराइज होता है, ठीक है। तो किस वजह से हमारा प्रॉफिट अराइज होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि ड्यू टू रिस्क, या फिर बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, या फिर आपको दिया गया है कि ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायनेमिक नाम का एक शब्द लिखा है। तो बच्चों ये इसीलिए लिखा है ना, क्योंकि चेंजेस इन सोसाइटी यानी कि जो डायनेमिक चेंजेस होती है जिनके बारे में आपको पता नहीं रहता है, ठीक है, वैसे चेंजेस इन सोसाइटी की वजह से इन्होंने, क्लार्क ने क्या बोला था कि प्रॉफिट अराइज हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि ड्यू टू चेंज या फिर ड्यू टू डायनेमिक चेंज इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू क्लार्क प्रॉफिट अराइजेस, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फैक्टर दैट लिमिट्स द पावर ऑफ मोनोपोलिस्ट, ठीक है। तो ऐसा फैक्टर जो आपको लिमिट करता है, ठीक है, या फिर आपको डरा कर रखता है कि आपका फर्म कभी भी डूब सकता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है कि फियर ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, या फिर सोशल मोनोपोली, वॉलंटरी मोनोपोली, या फिर नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। तो ये सब तो मोनोपोली के टाइप्स हैं, ठीक है। तो बट ऑप्शन ए जो अगर आप देखो तो ये क्या है, दिस इज द करेक्ट फैक्टर जो लिमिट करता है, ठीक है, फियर ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। मान लो अगर कोई एक मार्केट में रूल कर रहा है और उससे भी अच्छा कोई आ जाए तो ऑब्वियसली उसका तो डर रहेगा ही उसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि एक्सेस ऑफ डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सारे गेन्स या फिर आप इनकम लिखते हो, ठीक है। अगर मान लो आपका जो डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ये वाला जो बैलेंस है, अगर ये आपका ज्यादा आता है, ठीक, तो आप क्या लिखोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपका वो वाला बैलेंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और ये वाला बैलेंस कब आ रहा है, तो आप उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट लिखोगे, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वही अगर ये बैलेंस ज्यादा होता तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ लिखते, दैट इज हमारा नेट लॉस आता, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हम इस साइड लिखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्रूड इंटरेस्ट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, ठीक है। मान लो जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट दिया गया है वो आपके ट्रायल बैलेंस में दिया, कहाँ, सॉरी, गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसको हम कहाँ शो करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहाँ शो करते हैं बच्चों, बैलेंस शीट में शो करते हैं। और अगर वो भी एक्रूड है, मान लो अगर आउटस्टैंडिंग होता तो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते, पर एक्रूड है इसीलिए हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाते। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि आपको वो इंटरेस्ट पहले मिल चुका है, ठीक है, मतलब समय पूरा होने से ही पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट इज, तो बैलेंस शीट क्या है, तो बहुत लोग उसको अकाउंट समझते हैं, ठीक है, बट बैलेंस शीट इज क्लियरली अ स्टेटमेंट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एट अ पर्टिकुलर डेट पे बताता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25 परसेंटेज देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स विल बी, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला गया है, ठीक है, ऑन कॉस्ट बोला गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको परसेंटेज दिया गया है जैसे कि 25, ठीक है, और 100 प्लस 25 इंटू 100, ठीक है, आप ये करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स मिल जाएगा, देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 20% इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए कि प्रीपेड रेंट कहाँ शो किया जाता है, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट है,
यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट एसेट्स है। जब भी आपने वर्किंग कैपिटल निकाला होगा तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान दी होगी कि आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को तो आप लेकर ही चले होंगे, क्योंकि वो क्या होता है, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको लेना करंट एसेट्स में बहुत मस्ट है, ठीक है, उनका शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड रेंट है, वो क्या है, हमारा करंट एसेट्स में शो होता है। वही 15th क्वेश्चन देखते हैं कि बोनस टू एम्प्लॉय विल बी रिटन इन, ठीक है, तो बोनस टू एम्प्लॉय बोला गया है, बोनस टू पार्टनर्स या फिर बोनस टू ओनर्स नहीं बोला गया है, ठीक है, इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर बोनस टू पार्टनर्स लिखा होता तो हम शायद इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल सकते थे, ठीक है, बट देखो ट्रेडिंग में ऐसे बोनस नाम की चीजें नहीं जाती है, ठीक है, बोनस वगैरह ट्रेडिंग में क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो प्रोडक्शन के वक्त काम नहीं आता, ठीक है, जो प्रोडक्शनल एक्टिविटीज होती है उसको हम ट्रेडिंग में डालते हैं, ठीक है। तो बोनस टू एम्प्लॉय हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस अकाउंट में हो जाता है, क्योंकि वो हमारे कंपनी के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16 की प्रोविजन क्या है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार रिपीट होते हुए देख लिया होगा। ऐसा आपको बीकॉम के उसमें भी मिलता है, बीकॉम का अगर आप टेस्ट दो तो, ठीक है, बीकॉम के एंट्रेंस टेस्ट में। तो बेसिकली हमारा जो प्रोविजन होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, उसको आप प्रॉफिट में से ही क्रिएट करते हो, जिसको हम चार्ज ऑन प्रॉफिट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ऑन, ठीक है, अगर आपको बैड डेब्ट्स बनाने हैं या फिर आपको डाउटफुल डेब्ट्स नाम का रिजर्व बनाना है तो आप किस लिए बनाओगे, किसके लिए, ठीक है, तो बैड डेब्ट्स या फिर डाउटफुल डेब्ट्स हम किसके लिए बनाते हैं, हमारे डेटर्स के लिए बनाते हैं, ऐसे जो हमें पैसा नहीं देने वाले हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, ठीक है, तो अगर मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो भी आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है, ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होता तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट अगर वो ट्रायल बैलेंस में आपका दिया हुआ है तो आप उसको कहाँ शो करोगे, दैट इज आपके वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है वो आपके ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पाएंगे कि एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एट, ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो मेनली इसीलिए दिए जाते हैं कि आप लोग जो है वो मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है, तो एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एट, ठीक है, तो कोई भी एडजस्टमेंट है तो किस रूल पे चलता है, डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, यानी उसकी एडजस्टमेंट दो जगह होना बहुत जरूरी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू प्लेसेस पे कोई भी एडजस्टमेंट होना चाहिए। द क्रेडिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज, ठीक है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि डेबिट यानी कि ऑल दी एक्सपेंसेस और क्रेडिट यानी कि ऑल दी गेन्स, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि क्रेडिट बैलेंस कहीं पे दिखा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा गेन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज अ लेजर, ठीक है, तो ये सब आप देख रहे होंगे कि जितने भी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन अभी तक आपने देखे वो सब आपके क्लास 12th लेवल के ही थे, इतने भी ज्यादा हार्ड नहीं थे, है ना। अभी भी अगर आप आगे देखो तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बीकॉम के आपको बहुत कम दिखेंगे, बल्कि आपके क्लास 12th या फिर 11th के थोड़े ज्यादा रहेंगे, यानी पेपर का जो लेवल है वो तो बहुत ही बेसिक है, पेपर का लेवल हार्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हमको वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार वापस से रिवाइज करने हैं एंड वापस से उसको मगअप करना जरूरी है। तो एक लेजर क्या होता है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे प्रिंसिपल बुक टिक लगा के आते हैं, तो प्रिंसिपल बुक नहीं होता है, प्रिंसिपल बुक एक ऐसा बुक होता है जिसमें आपकी एंट्री फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रही हो, जैसे कि आप जर्नल बोल लो, ठीक है, तो वो आपका प्रिंसिपल बुक हो जाएगा। बट जो लेजर होता है, लेजर में आप क्या करते हो, हर एक एंट्री की अलग अलग पोस्टिंग करते हो, जिसकी वजह से उसको सब्सिडरी बुक कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि पेड कैरियर चार्जेस फॉर केयरिंग फर्नीचर विच अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, अगर आपने कैरियर चार्ज दिया है क्या खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट करोगे, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैरियज इनवर्ड अकाउंट खोल देते हैं, तो कैरियज इनवर्ड खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देख लो सुन लो, कैरियज इनवर्ड अकाउंट तब खुलता है
जब बेसिकली सारे मशीनरीज जितने भी मतलब जितने भी हैं कुछ एक स्पेसिफिक चीज ना हो, जनरल में जब हम उसको लेकर चल रहे हो तब कैरियज इनवर्ड अकाउंट खुलता है, ठीक है। बट जैसे कि अगर आप किसी चीज की स्पेसिफिकली कैरियज इनवर्ड कर रहे हो, ठीक है, चार्ज दे रहे हो, तो आपका क्या अकाउंट डेबिट होगा, दैट इज फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सॉरी 23 देखिए कि अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू, ठीक है। अब मान लीजिए आप गुड्स को सेल कर रहे हो एंड दैट टू फॉर कैश बेसिस, तो आप किसको किस चीज को आप डेबिट करोगे, तो आपको ये एंट्री तो पता ही है कि कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ये होती है उसकी एंट्री, ठीक है। जो भी अमाउंट होता है वैसे लिख देते हैं। तो यानी कि इसमें क्या डेबिट हो रहा है, हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो सेल्स ऑफ गुड्स जब हम मुन्ना को करेंगे फॉर कैश, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इम्पर्सनल अकाउंट मे बी क्लासिफाइड इन टू, ठीक है। अगर आपका इम्पर्सनल अकाउंट है तो वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होगा, दैट इज ऑप्शन सी, दो पार्ट्स में वो क्लासिफाइड होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इतना आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी तक तो कोई भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया कि हमें कुछ भी ऐसा ना समझ में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्रीजेस, ठीक है। तो कब हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा, जब ड्रॉइंग ऑफ द ओनर, ठीक है। तो अगर ओनर क्या करेगा, कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, तो हमारा लाइबिलिटीज तो कम हो गया, ठीक है, तो ये तो केस नहीं बैठेगा। बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो देखो हमने बिल्डिंग भी परचेज की, वो भी क्रेडिट पे परचेज की, तो बिल्डिंग परचेज की तो यानी हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, क्रेडिट पे परचेज की यानी हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। भाई अगर मैंने कैश में परचेज किया होता तो हमारा एसेट बैलेंस जो है वो इक्वलाइज रहता है, यानी बिल्डिंग आई और कैश गया, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिससे आपको लग रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो स्टेबलाइज है या फिर बैलेंस्ड है, ठीक है। सेटिस्फाइड बाय, तो अगर आप लोग देखो तो हमारे कैपिटल जो है वो नेट एसेट से इक्वल होना चाहिए, यानी हमारा जो लाइबिलिटी साइड है, ठीक है, वो हमारे एसेट साइड से इक्वल होना चाहिए, यही हमारा अकाउंटिंग रेशियो कहता है, ठीक है। या फिर आप कह लो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज सेंट टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी से गुड्स खरीदा, ठीक है, और फिर आपने उसको वापस से रिटर्न कर दिया, तो आपको क्या भेजा जाएगा, आपको क्रेडिट नोट भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाई अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे होते, ठीक है, हाँ, आप अगर परचेज रिटर्न कर रहे होते तो आपको डेबिट नोट देना होता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर कैश सेल्स इज, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि जिससे आपको पता चले कि कैश सेल्स हुई है, तो ये आपका नॉर्मल आप एग्जांपल ले लो कि आप कहीं से कुछ खरीदने गए और आपको वहां से क्या मिलता है, बिल मिलती है। तो बिल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैश मेमो, ठीक है। अगर आप कैश पे खरीद रहे हो तो वो कैश मेमो कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो कि अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो मान लो आपका कैश बेसिस पे आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो आप उसको कब रिकॉर्ड करोगे, तो आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे जब आपको कैश रिसीव हो चुका है, तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अगर आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है तब तो वो कैश बेसिस कहलाया ही नहीं, है कि नहीं, एक्यूरल बेसिस हो गया। इसीलिए ऑन पेमेंट ही हम कैश बेसिस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं है। एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि लेन देन हो रही है, मॉनेटरी वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो सेल ऑफ गुड, फिर पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी टू स्टाफ, ये तीनों क्या है हमारे एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है।
बल्कि अगर आप देखो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, आपने सिर्फ अभी तक ऑर्डर दिया है, ना आपसे लेन देन कुछ भी हुई है, ना आपसे पैसे गए, ना उनसे सामान आया है, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर जो होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जब हमने स्टार्टिंग में अकाउंट्स पढ़ना चालू किया था तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं बुक कीपिंग में, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि व्हेन डिड पैसियोली प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम पैसियोली जी ने कब निकाला था, ठीक है। तो ये हम सभी को पता है कि ये सिस्टम बहुत पहले का निकला हुआ है, यानी ये सिस्टम कब का है, 1497 का 94 का निकला हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज डैश एस्पेक्ट। तो ये भी आप सभी को पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डबल एंट्री उसके नाम से ही समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज ऑन डैश, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना, कितने तो हमने पढ़ भी रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो किस पे है, इनटैंजिबल एसेट्स पे बना हुआ है, जिसपे हम मेनली गुडविल के बारे में पढ़ते थे, है कि नहीं। तो वही अगर हम यहाँ पे देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किसके लिए बना था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बना था बोरोइंग कॉस्ट के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतना भी आपको डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, जितना आज तक आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है, जैसे कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर किसी और का फंड फ्लो का देख लो, या फिर बैलेंस शीट का देख लो, किसी का भी आप देख लो, तो ये सब हमें स्केड्यूल होना या फिर उसका जो भी प्रोविजंस है उससे रिलेटेड, वो सब ये बेसिक जो स्टैटिक नॉलेज है वो सब आपको एक्वायर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेमोरेंडम का आप कह लो कि सब सेक्शन, तो ये सब भी बहुत जरूरी है चीज है, ठीक है। तो इन सबको आप मिस नहीं कर सकते अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन, ठीक है। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन अडॉप्ट करके चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, टैक्स अकाउंटिंग, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, तो बहुत सारे बच्चे अगर ऑल ऑफ दीज दिया रहता तो आप सब तो ऑल ऑफ दीज ही टिक करके आते, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा यूज होता है बाय द बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो डिस्क्लोज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, ठीक है। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, ठीक है। आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो कि वो चीज रेवेन्यू में मतलब वो चीज रेवेन्यू कहलाएगी, ठीक है। तो आप कब रियलाइज करते हो उसको, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। तो प्रोडक्शन कंप्लीट होने पे सिर्फ आपका गुड्स जो है वो बन के तैयार होगा, तो तब आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, ऑर्डर पे भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन पॉसिबल उस टाइम नहीं है, ठीक है। गुड्स आर डिलीवर्ड, अगर आपकी गुड्स डिलीवर्ड हैं, ठीक है, अगर आपके जो ऑर्डर था उससे आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, यानी नाउ दे हैव टू पे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो जाएगा, कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो वेजेस को पे करना एक्सपेंस है, ठीक है। रेंट को पे करना एक्सपेंस है, फिर एडवांस वेजेस पे करना क्या है, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। बल्कि वेजेस पेड फॉर रिपेयरिंग वो भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एडवांस वेजेस पेड, ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द फर्म इज नोन एज, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसको आपको जिसको पैसे हमको देने हैं, तो वैसा पर्सन क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा, ठीक है। और हम उसके क्रेडिटर हो जाएंगे। वही अगर हमें किसी को पैसे देना होता तो हम क्या होते हैं, हम डेटर होते हैं उसके, और वो हमारे लिए क्रेडिटर होता, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्टली इस कंसेप्ट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखो, द पर्सन हु हैज टू पे इज नोन एज डेटर एंड द पर्सन हु हैज टू कलेक्ट इज नोन एज क्रेडिटर, ठीक है। तो देखो पे, पीडी, पे डेटर हो जाएगा, और सी यानी कलेक्ट करने वाला क्रेडिटर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये सभी को याद रखेगा, सी से ही होता है ना, तो ये तो बेसिकली याद हो ही गया ऐसे ही। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, ठीक है, कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकता है, तो जितने भी लोग हैं, जितनों को भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, सभी को उसको यूज कर सकता है, फिर भले ही वो कस्टमर हो, क्रेडिटर हो, लेंडर हो, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अकाउंटिंग इज, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज हो गया होगा, ठीक है, एंड मोस्टली बच्चे इसको क्या टिक करके आते हैं, साइंस या फिर आर्ट इंडिविजुअली टिक करके आते हैं, बट ये क्या है, ये बोथ है। अब ये कैसे बोथ है, ठीक है, तो साइंस इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें अडॉप्ट करना होता है, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें उसको फॉलो करके चलना होता है, ठीक है। अगर एक भी रूल इधर उधर होता है या फिर एक भी प्रिंसिपल इधर उधर होता है तो पूरे अकाउंटिंग फॉर्मेट में एरर आ जाता है कि नहीं, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में पूरा आपका एरर आ जाता है, जिसकी वजह से उसको साइंस कहा जाता है। और आर्ट इसीलिए है क्योंकि वो अच्छे से क्रिएटिवली उसको प्रेजेंट किया जाता है, एक करेक्ट फॉर्मेट है हर चीज का, है ना। और जैसे जैसे आप कोई भी अकाउंट खोल रहे हो तो उसके आगे एसी लिखना, अगर वो डेबिट है तो डीआर लिखना, ये सब क्या है, ये सब एक आर्ट, एक क्रिएटिविटी में आता है, इसीलिए इट इज बोथ ऑफ इट, आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज इज, ठीक है, इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज कहलाता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी, m1 माइनस एमओ डिवाइड बाय m1 प्लस एमओ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मूला फॉर एस डी इज, ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मूला फॉर एस डी इज व्हाट बेटा, तो करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एस डी इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिवाइड बाय एम डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एस डी के थ्रू या फिर मीन के थ्रू या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दीज, तो ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय बोथ, ठीक है, भले फिर वो एस डी हो या फिर वो मीन हो, हम दोनों ही तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, अच्छा ठीक है, इसमें वेरिएंस है, एमडी नहीं है, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, वेरिएंस इज द करेक्ट आंसर, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 कि एल्जेब्रिक साइन प्लस एंड माइनस आर इग्नोर्ड इन, ठीक है, तो एल्जेब्रिक साइन किस में इग्नोर किया जाता है, एमडी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि द मोस्ट फेवरेट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज, ठीक है, तो मोस्ट फेवरेट यानी सबसे अच्छा कौन सा जो सब कोई पसंद करता है, दैट इज एस डी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को पता ही होगा एस डी एम डी क्यू डी क्या होता है ना, मुझे इसका तो फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की 25th परसेंटाइल इज, ठीक है, तो 25th परसेंटाइल कितना होता है, क्यू Q1 होता है, ठीक है, ये Q-1 लिखा है, Q-1 नहीं, ये Q1 है एक्चुअली, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, Q1 होगा, Q-1 पता नहीं क्यों दिया है उसमें, ठीक है, और ये भी Q2 होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी थोड़ी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 कि सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, तो सेकंड क्वार्टाइल किसके इक्वल होता है बच्चा, दैट इज मीडियन के इक्वल होता है, मीडियन यानी Q2 के इक्वल होता है सेकंड क्वार्टाइल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि इफ मोड इज 15 एंड मीडियन इज 12, अरिथमेटिक मीन कितना होगा, ठीक है, तो इसमें आपको वही बेसिक सा फॉर्मूला लगाना जो आपने अभी तक पढ़कर आया है, ठीक है, तो हमारा कितना होगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन सी, 10.5 हमारा क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मोड इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है आपको वो बताना है, ठीक है, तो उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, ए, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपके कभी भी कहीं भी काम आ सकता है, वैसा टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि डिजिट्स आर केप्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग। ठीक है, अगर आपको ऐसे सब कुछ दिए रहते हैं सारे ऑब्जर्वेशंस, उसको आप क्या करते हो, आप उसको एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। तो आप क्यों, किसके लिए अरेंज करते हो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज मीडियन कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए आप उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, है कि नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वही 50th वाला क्वेश्चन देखिए कि दिया है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 11 12 13 विल बी। ठीक है, तो इसका मीन कितना होगा, दैट इज 12। ठीक है, इसको आप वही कैलकुलेट कर लेंगे कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको आप प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 3। ठीक है, तो आपका जितना भी आंसर आएगा दैट वुड बी 12 ओनली, यानी 36 आएगा आई गेस। ठीक है, तो 36 डिवाइड बाय 3 आप करोगे तो आपका आ जाएगा 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि इन एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 50, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसको। ठीक है, बेसिक से अगर मैं बताऊं तो। ठीक है, और अगर इसका आप लॉन्ग कैलकुलेशन करो तब तो ऐसे बहुत अच्छा खासा लॉन्ग कैलकुलेशन है कि मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ टोटल मार्क्स थे। ठीक है, मान लो ऐसे 50 आपका क्या था, 50 इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 50। ठीक है, तो 50 इज इक्वल्स टू x बाय 100 कर दो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x हमारा कितना आ गया, 5000 आ गया, यानी द टोटल मार्क्स विल बी 5000। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 52 अगर आप देखें तो 52 क्वेश्चन है कि द एग्जांपल ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो नॉन मॉनेटरी इंटेंसिव प्लान इंसेंटिव प्लान है। तो टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ये नॉन मॉनेटरी है। ठीक है, ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान है, दैट इज टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। आपने देखा होगा जितने एयरफोर्स वाले लोग होते हैं उनको अंदर ही कॉलोनी में रहने दिया जाता है ना। रेलवे की भी अलग कॉलोनी बनाई जाती है, तो ये क्या होता है, ये नॉन इंटेंसिव प्लान होता है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी इंटेंसिव प्लान, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि इन हाल्सले प्रीमियम प्लान जनरली बोनस इज डैश परसेंटेज ऑफ वेजेस टाइम सेव्ड। ठीक है, तो कितना बोनस परसेंटेज दिया जाता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी 50% दिया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेबर टर्नओवर कॉस्ट इज टू टाइप्स, फर्स्ट रिटेंशन कॉस्ट एंड सेकंड। तो लेबर टर्नओवर की कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दो टाइप की होती है, रिटेंशन कॉस्ट कह लो या फिर दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिप्लेसमेंट। उनको या तो रिटर्न करने का कॉस्ट, या तो उनको रखने का कॉस्ट, या फिर उनको रिप्लेस करने का कॉस्ट। ठीक है, ये दो टाइप की हमारी लेबर कॉस्ट, लेबर टर्नओवर कॉस्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टाइम रेट ओवर टाइम वेज रेट इज। ठीक है, नॉर्मल टाइम अगर आप काम करोगे तब तो ठीक है, तब तो आपको उतना ही वेज मिलेगा जितना आपका सेट है। वही आपका अगर आप कंपेयर करोगे ओवर टाइम वेजेस को, तो ओवर टाइम करने का आपको डबल मिल रहा है कि नहीं। तो इसीलिए उसको हम डबल कह लो, डबल रेट होता है उसका। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि अंडर विच कैटेगरी गुड्स ऑफ हाईएस्ट वैल्यू आर पुट इन केस ऑफ एबीसी सिस्टम। ठीक है, तो गुड्स ऑफ हाईएस्ट वैल्यू आर केप्ट इन ए कैटेगरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल एज स्टोर कीपर शुड सेंड परचेज रिक्विजिशन ऑन स्लिप। ठीक है, तो कब जो है स्टोर कीपर या फिर शॉपकीपर को अपना परचेज रिक्विजिशन का स्लिप भेजना चाहिए। तो कब भेजना चाहिए, जब उनको रीऑर्डर करना हो कोई चीज। ठीक है, उसी चीज को अगर आपको रीऑर्डर करना है, आपका स्टॉक लो है या फिर आपका स्टॉक खत्म हो गया है, रीऑर्डर करना है, तो रीऑर्डर लेवल पे हम क्या करते हैं, परचेज रिक्विजिशन ऑन स्लिप भेजते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। ठीक है, तो बिन कार्ड हो गया या फिर स्टोर लेजर हो गए या फिर बिल्स ऑफ मटेरियल हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, रिकॉर्ड इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि प्राइम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विल नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट
यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत आती है, उसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो कन्वर्टेबल मटेरियल तो इंक्लूड रहेगा ही, क्योंकि मटेरियल को हम जैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज द मेन एलिमेंट, ठीक है, कि कैसे हमारा फॉर्म हो रहा है कि नहीं। फिर प्रोडक्टिव लेबर कॉस्ट भी हम जोड़ते हैं, है कि नहीं। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन भी हम उसमें जोड़ देते हैं। पर जो है सैलरी ऑफ फोरमैन, ठीक है, जो फोरमैन जो सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, उसकी सैलरी जो है उसके में हम इंक्लूड नहीं करते, यानी उसकी सैलरी हम प्रोडक्ट से नहीं लेते हैं, ठीक है। वो तो हम आप उनको रेवेन्यू से देते हैं ना, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जितना रेवेन्यू या प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उससे हम देते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि सैलरी ऑफ फोरमैन प्रोडक्ट के प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इसमें से कौन सा डायरेक्ट मटेरियल नहीं, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है। दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, या फिर मिसलेनियस स्टोर ऑफ स्मॉल वैल्यूज, स्मॉल टूल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो इसमें से क्या इंक्लूडेड नहीं रहता है, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपके धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग हो रहा है, यानी कि ये आपने अभी तक क्लास 12th में नहीं पढ़ा था, है कि नहीं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, ठीक है। तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे दिया गया कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, या फिर हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स, या फिर असर्टेन सेलिंग प्राइजेस। तो जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करो तो कॉस्ट इज द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस ऑल ऑफ इट। तो इसीलिए हम ऑप्शन डी यानी असर्टेन सेलिंग प्राइस को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज दी यू कैन से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोर्ट कंपनी की जब भी आप बात करो, ठीक है, तो उसमें क्या यूज होता है, यूनिट कॉस्टिंग, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज ज्यादा होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है, या फिर उसको हम सर्विस कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कह लो या फिर सर्विस कॉस्टिंग कह लो, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट एसरटेनमेंट, या फिर सब्सटीट्यूटिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखकर ही समझ में आ रहा है कि सब्सटीट्यूटिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स इंक्लूडेड नहीं रहता है उसमें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज टेक्निक ऑफ, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग किस चीज का टेक्निक है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि डिसीजन मेकिंग का वो क्या है, टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कि द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट को मैनेज करना या कॉस्ट को असरटेन करना उसका मेन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है टू इंश्योर कॉस्ट ऑडिट, टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर असिस्ट द मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, दैट इज टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भैया आप क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि ऑन रिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, ठीक है। तो ये आपका बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, इवन जब मैं बीकॉम के बच्चों को पढ़ाती हूँ तब भी ये क्वेश्चन मैंने मतलब बहुत बार देख चुका है, मोर देन 100 ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि जब भी एक फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कहाँ पे चला जाता है, ट्रांसफर कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ जाता है बच्चों, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द, ठीक है। मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ठीक है, उस साल का नहीं, एक्यूमुलेटेड की मैं बात कर रही हूँ। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू, ठीक है। तो जो पुराना जनरल रिजर्व था, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में ही बांट देते हैं, ठीक है।
तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो चला जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल बी। ठीक है, मान लो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके लिए तो लॉस ही होगा ना, आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी कभी ना कभी, जिसकी वजह से अ लॉस टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो गई है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। ठीक है, तो आपने देखा है कि जब भी आप एक एनपीओ का अकाउंट बनाते हो तो लेगेसी को आप कहाँ शो करते हो, लाइबिलिटी साइड में शो करते हो। ठीक है, तो लेगेसी जो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी नेचर की होती है। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। अब जो सुपर प्रॉफिट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसी होती है, लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट या फिर अबव नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जितनी होती है या फिर नन ऑफ दीज। तो सुपर प्रॉफिट उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सबसे ऊपर होगा, यानी अबव नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम निकालते हैं तो जो वैल्यू हमने दी रहती है फर्म में, यानी जो हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है, उसी पे हमेशा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। भले ही फिर आपका एंड में कितना भी कैपिटल बचा हो वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, अगर आपको कभी कभी दिया रहता है क्लोजिंग कैपिटल, तो आप क्या करते हैं, उसका ओपनिंग कैपिटल निकालते हो आप, फिर उस पे कैलकुलेट करते हो, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि कैपिटल एट द बिगिनिंग। अगला क्वेश्चन है कि पेमेंट ऑफ ऑनरेनियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। ठीक है, तो प्रीमियम अगर आप ऑनरेनियम दे रहे हो किसी को भी, ठीक है, ऑनर कर रहे हो, तो उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, तो आपने देखा होगा एनपीओ में आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हो, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस या फिर एक गेन की तरह हो गया, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूड। ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, तो हमने पढ़ा है कि स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और उसके इंश्योरेंस का भी कभी कभी फंक्शन आ जाता है। तो इसीलिए क्या 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 फंक्शंस होते हैं उसके अंदर, तो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेंटरी डिसीजंस, ये उनके फंक्शंस होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्राइस पॉलिसी इज। ठीक है, तो प्राइस पॉलिसी किसके फेवर में होता है, इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर, इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, इन द फेवर ऑफ मैन्युफैक्चरर, या फिर इन फेवर ऑफ ऑल। तो अगर आपने देखा तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जो प्राइस सेट करने के जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम प्राइस को, प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे ही फैक्टर्स उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंज्यूमर के हिसाब से, या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज, या फिर टैक्सेशन के हिसाब से, या फिर मैन्युफैक्चर के मतलब मैन्युफैक्चर के ओपिनियंस के हिसाब से हम उसको सेट करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इन फेवर ऑफ ऑल। ठीक है, तो कितने स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट साइकिल होते हैं, तो आपको ग्राफ तो पता ही होगा, है कि नहीं, कुछ ऐसे ऐसे करके वो ग्राफ बनता है ना, तो यानी उसमें कितने स्टेजेस होते हैं, टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा ना, वो एक ग्राफ बना रहता है कि नहीं, तो उसमें टोटल कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कि मैक्सिमम जो होता है सबसे ज्यादा स्कोप किस में होता है, वाइड स्कोप। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा वाइड स्कोप जो है वो ब्रांडिंग में नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ब्रांड जो है वो तो स्टैटिक है। ठीक है, लेबलिंग में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लेबलिंग में आप वही चीजें लिखोगे, आपने देखा होगा कि लेबलिंग आपने कभी बदलती हुई देखी नहीं होगी, भले ही टैगलाइन बदल जाए। ठीक है, वही आप ट्रेडमार्क कह लो, तो आप ट्रेडमार्क इज अ स्टैटिक थिंग, जिसकी वजह से पैकेजिंग जो है उसका बहुत वाइड स्कोप है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग से हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ कुछ लोग क्यूट से एकदम पैकेज करके देते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे ही दे देते हैं, तो हमें पैकेजिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से इसका वाइड स्कोप है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 की लेबलिंग इज, तो लेबलिंग क्या है बच्चों, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, वॉलेंटरी है, या फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। ठीक है, तो बहुत बच्चे इसको कंपल्सरी टिक लगा के आते हैं, कंपल्सरी नहीं है बेटा, नेसेसरी है। ठीक है,
मतलब कहीं से आपको बोला नहीं गया है कि हाँ ये आपको करना ही करना है, बट दिस इज नेसेसिटी, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज नेसेसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मोस्टली न्यू प्रोडक्ट्स आर, ठीक है, तो अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लाओगे तो उसका नेचर कैसा रहता है। ठीक है, तो हमें कभी भी श्योरिटी नहीं रहती किसी प्रोडक्ट की कि हाँ भाई ये निकालूं तो ये तो धांसू चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट आता है तो मोस्टली पॉसिबिलिटी रहती है कि वो मार्केट में अनसक्सेसफुल ही रहे। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेन रीजन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज, ठीक है, तो प्रोडक्ट को बार बार डेवलप करने की क्यों जरूरत है। आपने देखा होगा कि एक मोबाइल की कंपनी है जो है वो हर 6 महीने पे या 12 महीने पे अपना नया नया मोबाइल निकालती रहती है कि नहीं। तो ऐसा इसीलिए करते हैं वो लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, बार बार डेवलप हो रही है। ठीक है, तो आंसर तो ऑप्शन सी ही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। बट आप देखते होगे कि इसीलिए उनको बार बार अपना अपडेटेड वर्जन या फिर कुछ नया लाकर उनको लॉन्च करना रहता है। तो अगर ये मान लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता तब तो एक फोन से भी काम चल जाता है ना। आपने पहले देखा था कि नोकिया का इतना सा फोन था, सभी लोग यही वाला यूज करते थे क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। पर अब आप देख रहे हो तो आए दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता रहता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मेजर प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजीज आर, तो कितनी होती है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजीज, दैट इज 6। दी मेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर, तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये तो आप सभी को पता ही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखिए कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है, तो सेगमेंट्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं, हर चीज के लिए, हर लोगों के लिए बनाए जाते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेवर्स को देखकर, जिसकी वजह से ये सभी के लिए क्या है, फेवरेबल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज, तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड थियरी, ठीक है, तो इसमें कितनी लेवल थे सेटिस्फैक्शन के, तो 5 लेवल थे, आप सभी को पता है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन बायर इज, ठीक है, कोई भी इंडियन बायर है, तो इंडियन बायर यानी हमारी माँ को ही समझ लो। ठीक है, हम लोग की मॉम लोग कैसी होती है, किसी भी बायर के पास जाती हैं तो वो बार्गेन तो पक्का करती ही करती है कि नहीं। या फिर अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार खराब प्रोडक्ट है तो उसकी कंप्लेन भी करेंगी अपनी बगल वाली आंटी से जाके, है कि नहीं। तो फाइल अ कंप्लेन या फिर परचेज चीप। ठीक है, और वो चीप को ज्यादा परचेज करती है, मतलब उनका प्रेफरेंस रहता है कि अगर कम में भी उतना सामान मिल रहा तो हम वही ले लें, है कि नहीं। जैसे कि कल मैं क्या सूजी खरीदने गई थी, तो मुझे एक जगह 33 रुपए का मिल रहा था, मुझे लगा भाई इससे सस्ता तो मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 250 ग्राम्स मुझे 33 रुपए में मिल रहा था, वही मैं अपने बगल के किराने में आई तो 20 रुपए में मेरे को मिला, वो भी 500 ग्राम्स। तो आपने देखा ये डिफरेंस कैसा है। तो दैट वाज द थिंग। तो आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 87, इन एनवायरमेंट ओनली वन थिंग्स इज फिक्स दैट एंड दैट इज चेंज, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हमारे एल्विन टॉफलर ने दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट आर, ठीक है, तो एक प्राइमरी कंपोनेंट क्या क्या है, दैट इज इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, आपने सुना होगा ना। तो ये चार मार्केटिंग एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉर, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी हो, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसा है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड या फिर सेल्स ओरिएंटेड या फिर कस्टमर ओरिएंटेड। तो आपने देखा होगा कि मार्केटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन तीनों चीजों को कवर करते हैं, है ना। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पे देखिए कि द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, ठीक है, तो मार्केटिंग का एडवांटेज किस किस को है, तो सभी को है, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन और फिर कस्टमर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है बिजनेस के लिए, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ऑप्शनल होगा या फिर अननेसेसरी लग्जरी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली
कंपलसरी है एक बिजनेस के लिए। क्यों कंपलसरी? क्योंकि विदाउट मार्केटिंग उनको किसी को ये नहीं पता चल जाएगा कि किसी को नहीं पता चल पाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो। तो यानी कि मार्केटिंग एक बहुत ज्यादा कंपलसरी एक फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मनी स्पेंड और मार्केटिंग इज, ठीक है, तुम एक मार्केटिंग पे अगर आप जैसे एडवर्टीजमेंट पे आप खर्चा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, ठीक है, तो डिमांड कर्व का हमने स्लोप देखा, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, ठीक है, मतलब एक के बदले अगर हम दूसरा गुड्स यूज कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी जेल पेन के बदले मैंने बॉल पेन यूज कर लिया, ठीक है, और बॉल पेन के बदले जेल पेन यूज कर लिया, ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 की द रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड इज, डिमांड का रीजन क्या है इंक्रीज करने का, कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर इंक्रीज इन कंज्यूमर्स एट द इनकम, या फिर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये सारे ही फंक्शंस क्या है, रिलेटेड है, ये सारे ही रीजंस वैलिड है एक डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड इज परफेक्टली इलास्टिक, ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी होते हैं, एकदम मार्क्स गेनिंग होते हैं, और एकदम ऐसे 0 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम लगता है इनको सॉल्व करने के लिए। तो इनको ऐसा है कि आप फटाक फटाक सॉल्व करके हटाओ, जो मेन है जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो आप डाउट लग रहा है, उन पे आप ज्यादा टाइम फिर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ मार्जिनिंग, सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, तो इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडस्ट्रीज, या फिर ओनली इन एग्रीकल्चर, या बोथ, अप्लाइज टू एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर अ लिमिट, ठीक है, तो आफ्टर अ लिमिट वो सभी को अफेक्ट करता ही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। when AC is constant then MC is equals to what, ठीक है, तो MC का भी नेचर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, जब AC कांस्टेंट है तो फिर MC भी हमारा कांस्टेंट ही रहता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मॉनेटरी कॉस्ट रिफर्स टू, ठीक है, तो मॉनेटरी कॉस्ट इज सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट, या फिर कॉमन बेनिफिट, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये सारे ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे, है कि नहीं। इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे एमजी केवीपी के, दैट आल्सो फॉर 2022, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जो भी बच्चों को डाउट होगा वो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया है, कुछ समझ में नहीं आया है, जो भी आपको डाउट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर कल मिलेंगे एक और एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, दैट इज एमजी केवीपी का एमकॉम का 2023 का पेपर। तो मिलते हैं कल बच्चों, एंड कीप प्रैक्टिसिंग टिल देन, बाय बाय।